दोस्तों हाल ही में मैंने द अंडरटोन नामक कैनेडियन हॉरर फिल्म देखा है जिसे इयान टुअर्सन डायरेक्ट करे हैं। ये फिल्म टिपिकल हॉरर से काफी अलग है। हम फिल्म के अंदर सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स को देखते हैं जिसमें से एक बेड रिडन है। यहाँ हॉरर इन्वायरमेंटल और साउंड डिजाइन से आता है विद डीपर मीनिंग्स। इसीलिए आज के वीडियो में हम द अंडरटोन फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी थियरीज पे बातें करेंगे। अब फेस कैम वीडियो देख के आप शॉक मत हो जाना, क्योंकि मैं क्लियरली बता दूं कि पूरी एक्सप्लेनेशन सिमिलर रहेगी जैसे पहले थी, फोटोज वाली ही रहेगी। बस इंट्रो और आउट्रो के अंदर मैं फेस कैम रखूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम इवेंजेलिन बेबिक नामक एक लेडी से मिलते हैं जो कि अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रख रही होती है। इवेंजेलिन, जिसे हम वीडियो में आगे ईवी पुकारेंगे, वो अपनी बेड रिडन माँ के लिए बाबा ब्लैक शिप गा रही थी, क्योंकि ये ईवी का फेवरेट राइम था जो कि उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। आसपास की फोटो से हम समझ पाते हैं कि ईवी की माँ काफी धार्मिक थी और वो ईवी को एज कैथोलिक रेज की थी। आगे हमें पता चलता है कि ईवी एक हॉरर पॉडकास्ट रन करती है और इस पॉडकास्ट का नाम है द अंडरटोन। पॉडकास्ट पे ईवी का को होस्ट जस्टिन है और ये दोनों पॉडकास्ट प्री रिकॉर्ड करते हैं। देन एवरी फ्राइडे इनकी नई एपिसोड्स आती है और ये दोनों अलग अलग जगह से ये काम करते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग्स यूजुअली ईवी के टाइम जोन के हिसाब से रात के तकरीबन 3 बजे होती है। रिकॉर्डिंग से पहले ईवी और जस्टिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ी बातें करते हैं और इससे हम समझ पाते हैं कि ईवी अपनी माँ का ख्याल रख रख के परेशान है। इनफैक्ट ईवी का बॉयफ्रेंड डैरन भी उसकी एक मदद नहीं कर रहा था। हम ये भी जान पाते हैं कि भले ईवी हॉरर पॉडकास्ट चलाती है, लेकिन वो खुद हॉरर फिनोमिनन में बिल्कुल नहीं मानती। वहीं जस्टिन इन बातों में यकीन करता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट एपिसोड में ये लोग एक मिस्टीरियस ब्लॉग पे बात किए थे जिसका नाम था आई फील वंडरफुल, और ऐसे रूमर्स थे कि करीब 92 लोग इस ब्लॉग को देखने के बाद अपने कान अलग किए, देन उसे ब्लॉक के हेडक्वार्टर्स को मेल कर दिए, देन सभी समाप्त हो गए। ईवी इस बात का मजाक बनाती है और खुद ये ब्लॉग देखने लगती है जिसमें एक औरत अजीब तरह से स्माइल कर रही थी और आसपास पूरा माहौल लाल रंग का था। वहीं जस्टिन क्लियरली ऐसी बातों का मजाक बनाना ओके नहीं मान रहा था। खैर, इनकी नई पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए जस्टिन एक तगड़ा टॉपिक लेके आया था। दरअसल कोई तो जस्टिन को एक ईमेल भेजा था जिसमें 10 ऑडियो फाइल्स थी। साथ ही ईमेल में जो टेक्स्ट यानी मैसेजेस थे वो बहुत ही अजीब थे। ईमेल का सब्जेक्ट था LOL beware of listening to all और टेक्स्ट्स थे अटोनमेंट एट टेनेट। ये ऑडियो एक कपल सेंड किए थे जिसमें गर्लफ्रेंड का नाम जेसा था और बॉयफ्रेंड का नाम माइक। माइक का कहना था कि जेसा नींद में बोलती है, लेकिन जेसा इस बात को नहीं मान रही थी। इसलिए माइक नाइट में ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है ताकि वो जेसा को प्रूव कर सके कि हाँ, वो नींद में बोलती है। और दोस्तों 10 ऑडियो फाइल्स जो है ये वही रिकॉर्डिंग्स होंगी। तो पहली रिकॉर्डिंग में जेसा अपनी नींद में एक पोएम गाई थी विच वाज लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। सेकंड रिकॉर्डिंग में बच्चों के राइम गाने की आवाज थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो बच्चे राइम को उल्टा गा रहे हैं। इनफैक्ट जैसा तो शायद स्लीप वॉक करके घर के दूसरे कमरे में भी चली गई थी। इस रिकॉर्डिंग को सुनते वक्त ईवी को ऐसा लगता है मानो उसे अपने ही घर में कुछ आवाज आ रही है, लेकिन ईवी इस पे ध्यान नहीं देती। एनीवेज, कमिंग टू रिकॉर्डिंग, जस्टिन बताता है कि वो बच्चों के राइम को ध्यान से रिवर्स में सुना और उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। बच्चे गा रहे थे द किलर इज आउट, माइक किल ऑल, माइक किल ऑल। जस्टिन का कहना था कि अगर हम लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन राइम को उल्टा सुनते हैं तो हमें यही सुनाई देता है। नाउ ऑफ कोर्स ईवी ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज में नहीं मान रही थी, लेकिन जस्टिन ऑनलाइन सर्च करके बताता है कि मिडिल एजेस के दौरान इंग्लैंड की क्वीन कॉन्सर्ट यानी एलेनोर ऑफ प्रोविंस वो लंदन के ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस की थी और उनके सारे 9 बच्चे बचपन में ही समाप्त हो गए थे। उन्हें डर था कि अगर वो बच्चों को सैक्रिफाइस नहीं करती है तो ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा, और इसीलिए वो ऑर्फेंड बच्चों की लाश को ब्रिज के फाउंडेशन में दफनाने का ऑर्डर दी थी। ईवी को ये बातें बकवास लगती हैं और वो मजाक मजाक में भी कहती है कि ऐसे तो मेरा फेवरेट सॉन्ग बाबा ब्लैक शिप है, तो इसको लेके भी कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है क्या? जस्टिन सर्च करके बताता है कि ये स्टोरी एक शीप फार्मर की थी जिसके सारे शीप काले निकल गए थे और उस टाइम पे ब्लैक वुल का कोई वैल्यू नहीं था क्योंकि उसे डाई नहीं किया जा सकता था। ऐसे में वो फार्मर कुछ भी पैसा नहीं कमा पाया, जिस कारण वो और उसका परिवार सरवाइव नहीं किया। गांव वाले पाते हैं कि फार्मर के शीप फार्मर के ही शरीर को खा रहे थे। ईवी इस सब को एकदम हल्के में लेती है। अब थर्ड रिकॉर्डिंग में माइक और जैसा के घर पे टैप रनिंग रह गया था जिससे सिंक का पानी ओवरफ्लो हुआ था। इस पॉइंट पे ईवी कहती है कि वो पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग को कभी और रिज्यूम करेगी क्योंकि फिलहाल वो रेस्ट करना चाहती है। ईवी रिकॉर्डिंग इसलिए बंद की थी क्योंकि थ्रू आउट द रिकॉर्डिंग वो खुद अपने घर में कुछ आवाजें सुन पा रही थी। ईवी अपनी माँ का कमरा चेक करने जाती है जहाँ टेबल लैंप ऑन पड़ी थी, जबकि पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग पे जाने से पहले ईवी क्लियरली लैंप को ऑफ करी थी। ईवी इस बात को इग्नोर करते हुए फिर से लैंप ऑफ कर देती है। ना अगली सुबह हम ईवी को उल्टी करते देखते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर को
कॉल करके एक प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेती है। देन उस दिन इनके घर एक नर्स भी आती है जो कि ईवी की माँ को चेक करती है। नर्स और ईवी की बातों से हम समझ पाते हैं कि ईवी की माँ कई दिनों से होश में नहीं आई है। इनफैक्ट वो तो खाना पीना भी छोड़ चुकी हैं। नर्स कहती है कि ईवी की माँ अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है और खत्म होने से पहले वो अजीब तरह से आवाज निकाल के सांस लेंगी, जिससे अंदाजा लग जाएगा कि वो अब नहीं बचेगी। तभी ईवी को अपने बॉयफ्रेंड डैरन का कॉल आता है जो कि उसे आज रात 8:30 बजे मिलने बुलाया है, क्योंकि ईवी कई दिनों से घर के बाहर गए ही नहीं थी, सिर्फ अपनी माँ का ख्याल रख रही थी। ईवी का मन नहीं था कि वो अपनी माँ को अकेला छोड़ के बाहर जाए, लेकिन फाइनली वो रात को घर के बाहर जाती है। अब ईवी अगली सुबह घर वापस आती है जहाँ वो अपनी माँ को बिस्तर से गिरा हुआ पाती है। ईवी तुरंत अपनी माँ को बिस्तर पे वापस लिटाती है एंड इस इंसिडेंट से ईवी के अंदर गिल्ट तो आ गया था। I mean, इस बात का गिल्ट कि वो अपनी माँ को अकेला छोड़ के बाहर चली गई। ईवी नोटिस करती है कि उसकी माँ के बेड साइड टेबल पे एक वर्जिन मेरी की मूर्ति थी, साथ ही ड्रॉअर के अंदर क्रेयॉन से एक ड्राइंग बनी हुई थी। ईवी से इग्नोर करती है, ऑल्दो वो वर्जिन मैरी वाले स्टैचू को ड्रॉअर में रख देती है, साथ ही वो क्रेयॉन्स भी उठा लेती है। अब उस रात 3 बजे ईवी बाबा ब्लैक शिप वाले राइम को उल्टा करके सुनती है एंड फाइनली वो कुछ अजीब सुन पाती है। इट वॉज लुक एंड लिक ऑल द ब्लड, जो कि काफी क्रीपी था। तभी ईवी को अपने डॉक्टर का कॉल आता है जो कि बताते हैं कि ईवी की रिपोर्ट्स से क्लियर है कि वो 6 हफ्ते प्रेग्नेंट है। ये सुन के ईवी काफी शॉक में चली जाती है। I mean, ईवी को खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो इस न्यूज पे कैसे रिएक्ट करे। अब अगली सुबह ईवी को अपनी माँ के कमरे से आवाज आती है और चेक करने पे उनके बाथरूम का टैप खुला हुआ था। इनफैक्ट वो वर्जिन मेरी वाली स्टैचू थी ना, वेल वो वापस से टेबल पे आ गई थी। ये बात अजीब इसलिए थी क्योंकि ईवी की माँ तो काइंड ऑफ कोमा में है, तो फिर ये स्टैचू अपने आप बाहर कैसे आया। ईवी इस बार स्टैचू को सीधा क्लोजेट के अंदर बंद करके रख देती है। अब उस रात ईवी की पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग थी और रिकॉर्डिंग से पहले वो विस्की पीती है जो कि सही नहीं है। I mean, वो प्रेग्नेंट है ना। साथ ही ईवी अपनी माँ की एक पास्ट वॉइस नोट सुनने लगती है जिसमें वो ईवी को मास अटेंड करने बुला रही थी। ईवी बार बार अपनी माँ की एक लाइन सुनने लगती है विच वाज आई एम प्रेइंग फॉर यू। देन वो ऑनलाइन सर्च करने लगती है कि कैसे बच्चों की जो पुरानी राइम्स होती हैं उनमें कई हिडन मीनिंग्स छुपे होते हैं। खैर 3 बजे के आसपास जस्टिन पॉडकास्ट ज्वाइन करता है और इस बार ईवी पॉडकास्ट से पहले कोई पर्सनल बातें नहीं करती, रादर डायरेक्टली पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहती थी। जस्टिन पूछता भी है कि क्या ईवी फिर से पीने लगी है क्योंकि उसे पीने की प्रॉब्लम रही है। ईवी इस बात को इग्नोर करके रिकॉर्डिंग शुरू करती है। तो लास्ट रिकॉर्डिंग में ये लोग ऑडियो के 3 पार्ट्स सुने थे, राइट? वेल ईवी एक्सप्लेन करने लगती है कि कैसे टैप का माल फंक्शन करना या थंपिंग आवाज आना ये सब फॉल्टी प्लम्बिंग के कारण हुआ होगा। अब आगे ये लोग 4th ऑडियो सुनते हैं जिसमें जेसा और माइक एक डॉल से खेल रहे थे। इस डॉल में एक की थी जिसे जब आप खींचोगे तो डॉल अजीब बातें बोलती थी, लाइक मुझे कुछ ऐसा पता है जो तुम्हें नहीं पता, देन क्या सब लोग सो गए, वगैरह वगैरह। अब इस रिकॉर्डिंग में काफी आगे एक अजीब बैंग की आवाज बार बार आती है जिसे जेसा और माइक भी सुन पा रहे थे। बैंगिंग आवाज से ठीक पहले एक अजीब फुसफुसाने वाली आवाज आती है एंड ईवी और जस्टिन इस आवाज को समझ नहीं पाते। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम जेसा को नींद में एक अजीब बात बार बार बोलते सुनते हैं विच वाज ओजिबा इनेमॉक। ये आवाज काफी इंटेंस होती है जिससे माइक डर के जेसा को उठाता है। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ईवी कहती है कि वो बाकी रिकॉर्डिंग कभी और करेगी क्योंकि ईवी को ऐसा फील हो रहा था कि उसके घर के अंदर से भी आवाज आ रही है। हम बैकग्राउंड में एक मूविंग फिगर भी देखते हैं जो कि शायद ईवी की माँ हो सकती है, लेकिन दोस्तों वो तो कोमा में है ना, तो फिर चल फिर कैसे रही है। ईवी यहाँ अपनी माँ को चेक करने जाती है जहाँ उसकी माँ बिस्तर पे ही लेटी थी। देन उनके बगल वाला लैंप ना सिर्फ ऑन था बल्कि फ्लिकर भी कर रहा था। ईवी इस लैंप को ऑफ करके सोने चली जाती है। अब अगले दिन हम ईवी को अपनी मॉम का ख्याल रखते देखते हैं और उसका ध्यान घर में लगे वर्जिन मैरी की फोटो पे बार बार जा रहा था। इसके बाद ईवी लास्ट नाइट वाली ऑडियो को दोबारा सुनती है और ओजेबा इनेमॉक को अगर रिवर्स में प्ले किया जाए तो ये बनता है कम इन आबिजाओ। ईवी बार बार इसे बोलती है कम इन आबिजाओ, कम इन आबिजाओ, और वो इस दौरान लैपटॉप के पास ही सो जाती है। ऐसे में ईवी को नाइट में आता है जहाँ घर के सारे लाइट्स फ्लिकर कर रहे थे और वो अपनी माँ को खड़ा देखती है। अब नाइट में से उठने के बाद ईवी नोटिस करती है कि रात के तकरीबन 3 बजने ही वाले हैं और अब उसे वापस पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। जस्टिन भी ज्वाइन करता है और ये दोनों पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं जहाँ ये लोग अगेन उन ऑडियो फाइल्स को आगे सुनने वाले थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईवी आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए क्रेयॉन से अजीब ड्राइंग्स बनाए जा रही थी। जस्टिन बताता है कि वो ओजेबा इनेमॉक को रिवर्स करके सुना और उसे पता लग गया कि इसका मतलब है कम इन आबिजाओ। जस्टिन बताता है कि एबिजाओ को एक्चुअली टेकर ऑफ चिल्ड्रन कहा जाता है। जी हाँ, ये एक डीमन है। एबिजाओ मिडिल ईस्टर्न और यूरोपियन फोकलोर की एक ऐसी डीमन है जो कि क्रिश्चियन टेक्स्ट्स में भी अपीयर होती है फ्रॉम 1st सेंचुरी इन द टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन। एबिजाओ को इनफर्टिलिटी थी, यानी उसको अपने बच्चे नहीं हो सकते थे, इसलिए वो ऐसी औरतों से जलती थी जो कि बच्चा कर सकती हैं। इसलिए वो न्यू मदर्स के घर में स्नीक इन करके उनके बच्चों को समाप्त कर देती थी। तब किंग सोलोमन उसे टेंपल ऑफ जेरूसलम के सामने लटका दिए थे एज पनिशमेंट, लेकिन उसकी जलन आफ्टर लाइफ में सर्वाइव करी जिससे वो डीमन बन के आज
भी औरतों के मिसकैरेजेस और स्टिल बॉर्न बेबीज का कारण बनती है। एबिजाओ की रीसेंट कहानी सिक्वेयर से आती है, जहां लोकल्स का कहना था कि एबिजाओ सेंट रीटा ऑफ कास्किया के स्टैचू में एंटर कर गई। सेंट रीटा ऑफ कास्किया एक्चुअली में पेट्रन सेंट ऑफ कर्स्ड मदर हैं। लोकल्स क्लेम करते हैं कि जो भी औरत उस स्टैचू की पूजा करी वो अपने पति पे चीटिंग का आरोप लगा के उन्हें समाप्त कर दी। देन वो अपने बच्चे को भी निपटा दी और बच्चे के स्कल को इन्वर्टेड क्रूसीफिक्स के साथ स्टैचू के हाथ में डाल देती थी। अब दोस्तों ये कहानियां सुन के ईवी डर तो गई थी, स्टिल ये लोग पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं ताकि आगे की ऑडियो फाइल्स सुनी जा सके। तो अगले ऑडियो को सुन के हम समझ पाते हैं कि अगले दिन जेसा को अपनी उज़ेबाक इन इमोक चैंटिंग के बारे में कुछ याद ही नहीं था। आगे की ऑडियो में जेसा और माइक को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जबकि उनके घर में कोई बच्चा था ही नहीं। आई मीन जेसा प्रेग्नेंट तो थी और घर में ऑलरेडी एक बेबी रूम भी था फॉर द अपकमिंग बेबी, लेकिन फिलहाल कोई बच्चा नहीं था। इस ऑडियो को सुन के ईवी काफी इफेक्ट हो रही थी। इनफैक्ट उसे अपने घर में अजीब आवाजें फील हो रही थी। स्टिल ईवी जस्टिन से कहने लगती है कि रिकॉर्डिंग में शायद पड़ोसी के बच्चे की आवाज आई होगी। जस्टिन अब तक काफी डर चुका था और वो उस ईमेल पे रिप्लाई करता है जहां से उसे ये रिकॉर्डिंग्स आई थी। सरप्राइजिंगली उसका रिप्लाई बाउंस करता है, यानी कि सेंडर का ईमेल एड्रेस अब वैलिड नहीं था या फिर डिलीट हो चुका है। ध्यान से देखने पे हम ये समझ पाते हैं कि सेंडर का ईमेल एड्रेस भी अजीब था, which was uziaba.inemok@gmail.com। और हम सब जानते हैं कि उज़ेबा इन इमोक एक्चुअली में कम इन एबिजाओ का उल्टा है। खैर ये लोग 8th रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं जिसमें माइक को जैसा चिल्ला रहे थे एज इफ उनके साथ कुछ हॉरिफिक हो रहा हो। साथ ही रिकॉर्डिंग में लाउड बैंगिंग साउंड आ रही थी। इतना ही नहीं, हम बाबा ब्लैक शिप वाली राइम भी सुन पाते हैं। जैसा चिल्लाते हुए कह रही थी कि मैंने उस औरत को देखा है। किसे? वेल ये हमें क्लियरली नहीं बताया जाता। अब तक ईवी भी काफी डर चुकी थी, लेकिन वो पॉडकास्ट पे हिम्मत दिखा रही थी सेइंग कि ये सब बकवास है। जस्टिन बताता है कि एक साइकोलॉजिस्ट किसी तरह का स्टडी किए थे जहां वो 2 अलग पेशेंट्स पे नजर रखे थे और ये दोनों पेशेंट्स कम इन एबिजाओ का उल्टा बोलती रहती थी। एक औरत यही चीज रैंडम नंबर्स पे टेक्स्ट फॉर्मेट में भेज रही थी, जिसके बाद वो अपने 9 महीने के बच्चे को किचन सिंक में डुबा के निपटा दी। वहीं दूसरी लेडी सिरामिक आर्टिस्ट थी जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था क्योंकि वो खत्म हुए बच्चों की हंड्रेड्स ऑफ फिगरीन्स बना दी थी और वो ये फिगरीन्स अपने नेबरहुड में यंग वुमेन को बांटने लगी थी। अंततः वो खुद के साथ गलत करके समाप्त हुई। सरप्राइजिंग पार्ट इज कि वो औरत उस वक्त 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। इस पॉइंट पे जस्टिन सजेस्ट करता है कि इन्हें बचे हुए 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं सुनना चाहिए, लेकिन ईवी कहती है कि क्यों नहीं सुनेंगे, ये पॉडकास्ट तो बहुत बैंगर बन रहा है, इन्हें इसे पूरा सुनना ही होगा। मे बी ये लोग इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर सकते हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए ये लोग बाकी 2 ऑडियोज रिकॉर्ड सुनेंगे, काइंड ऑफ लाइक ए 2-part पॉडकास्ट, मतलब एक ही पॉडकास्ट को 2 भाग में बांट देंगे। खैर तो इस पार्ट 1 पॉडकास्ट का आउट्रो रिकॉर्ड करने के बाद ईवी अपनी मॉम को चेक करने जाती है और उसकी मॉम तो कोमा में ही थी। स्टिल ईवी उनसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और अगर बेटी हुई तो उसका नाम मेरी रखेगी। एज ईवी की माँ हमेशा उससे हेल मेरी को प्रे करवाती थी। ईवी यहाँ ये भी कहती है कि उसे डर है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाएगी। तभी क्लोजेट की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और ईवी क्लोजेट बंद करके अपनी माँ के रूम से बाहर चली जाती है। इसके बाद हम ईवी को एक दवा खाते देखते हैं जो कि क्लियरली एक सेडेटिव है फॉर एंजाइटी। ये दवा खाने के बाद भी ईवी को नींद नहीं आ रही थी। इनफैक्ट ईवी कई रातों से ढंग से सो ही नहीं पाई थी। ऐसे में वो एक रिलैक्सिंग ऑडियो हेडफोन्स में लगा के सोने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों उसे नाइट में आ जाता है जिसमें ये ऑडियो डिमोनिक हो गया था और गंदी बातें बोले जा रहा था। नाइटमेयर के अंदर हम ईवी और उसकी माँ को चिल्लाते देखते हैं, देन एक अजीब घोस्टली फिगर देखते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ईवी को सीढ़ियों से गिरा पाते हैं जहाँ उसके हाथ में खून लगा हुआ था। ईवी इस नाइटमेयर से चौंकते हुए उठती है और यहाँ उसे अपनी माँ के प्रेयर बोलने की आवाज सुनाई देती है। ऐसे में ईवी अपनी माँ के कमरे में जाती है और लाइट ऑन करते वो पाती है कि उसकी माँ तो आराम से सो रही थी। आई मीन वो कुछ बोल नहीं रही थी, बोल सकती भी नहीं है। इसके बाद हम ईवी को एक विमेंस क्लिनिक जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेते देखते हैं, विच सर्टनली हिंट्स कि शायद वो अबॉर्शन के लिए जा रही है। इस पॉइंट पे अपन थियरीज में और बात करेंगे। फॉर नाउ ईवी सोने जाती है। वहीं हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि ईवी की माँ अपनी आखिरी सांस लेती है, मतलब वो सांस लेना बंद कर चुकी थी, वो नहीं बच सकी। उनकी आखिरी सांस बहुत ही रैटलिंग थी जैसा नर्स बताई थी। और फिर हम एक वोकल भी सुनते हैं जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है। यहाँ से सीन कट होकर नेक्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग पे आता है जहाँ जस्टिन और ईवी फाइनल 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने वाले थे। हम ईवी को लगातार क्रेयॉन से ड्राइंग करते हुए भी देखते हैं और इस रिकॉर्डिंग के दौरान जस्टिन कुछ लिसनर्स को इनवाइट किया था ताकि ये लिसनर्स इन्हें कॉल करके इस वाले पॉडकास्ट के पार्ट 1 से रिलेटेड अपनी बातें शेयर कर सके। सो 9th रिकॉर्डिंग में जैसा बोल रही होती है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा एज वो अपने बगल में माइक के अलावा किसी और को सोते देखी है। वो एक शैडो था उसकी तरह जो कि प्रे कर रहा था, जैसा रोते हुए ये सब बोल रही थी, लेकिन एकदम से वो क्रीपली हंसने लग जाती है। इसके
आगे 9th ऑडियो फाइल काइंड ऑफ करप्टेड थी, जिस कारण से ये लोग उस रिकॉर्डिंग को आगे नहीं सुन पाते। अब दोस्तों जस्टिन नोटिस करता है कि उसके घड़ी में 3 बजने में 20 मिनट बाकी थे और यही सेम केस ईवी के साथ था, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जस्टिन और ईवी तो अलग अलग टाइम जोन में रहते हैं, इनफैक्ट एकदम अलग कंट्रीज में थे। तभी इन्हें पहले कॉलर का कॉल आता है जो कि वेस्टलैंड से था, सेम जगह जहां ईवी रहती है। ये बंदा कॉल पे बताता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली जेसा और माइक एक्चुअली उसके नेबर थे और वो दोनों खत्म हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, कॉलर बताता है कि दोनों का शरीर पुलिस को सीढ़ियों के नीचे पड़ा मिला था, जहां उनके सर पे प्लास्टिक बैग्स थे और घर के वॉल पे खत्म बेबीज को ड्रॉ किया गया था। ये बंदा बताता है कि जेसा उस वक्त 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और इसी पॉइंट पे इस कॉलर की वॉइस कट होने लग जाती है एंड अल्टीमेटली फोन भी कट होता है। ये सुन के ईवी बहुत डरती है, इनफैक्ट वो लगातार क्रेयॉन से ड्रॉ किए जा रही थी। अगली कॉलर एक वुमेन थी फ्रॉम सैन डियागो और वो बताती है कि उसके बेसमेंट में एक क्रेजी लेडी रेंट पे रहती थी जो कि किड्स म्यूजिक को, मतलब जो राइमिंग है ना, शायद उसको ही हमेशा रिवर्स में प्ले करती थी। उस लेडी को अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो अपने ही बेबी को खत्म कर दी थी। उसके यहाँ भी लाउड बैंगिंग साउंड्स बार बार आते थे फ्रॉम द वेंट्स। ये कहानी सुन के ईवी और डिस्टर्ब होती है, इनफैक्ट जिस क्रेयॉन से वो ड्रॉ कर रही थी वो टूट जाता है। कॉलर के फोन रखने के बाद ईवी ऐसे एक्ट करती है एज इफ वो बिल्कुल नहीं डरी। इनफैक्ट ईवी वाज लाइक कि वो लेडी पॉडकास्ट में फीचर होने के लिए कुछ भी बकवास बोल दी। इस पॉइंट पे जस्टिन कहता है कि वो लोग फाइनली 10th ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। इसमें जैसा बोल रही थी कि वो सुन रही है, मुझे उसे वार्न करना है। माइक जैसा को अस्पताल ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन जैसा उसकी एक नहीं सुनती। फिर लाउड बैंगिंग साउंड्स आते हैं और ईवी को लगता है एज इफ साउंड उसके घर से ही आ रही है। इस पॉइंट पे एग्जैक्ट 3 बजता है और ईवी की घड़ी 3 बजे रुक जाती है। इसके बाद बच्चों के उल्टा गाने की आवाज आती है। देन ईवी के घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है, इनफैक्ट लाइट्स तो फ्यूज होके फूट भी रही थी। देन बच्चों के रोने की आवाज आती है एंड मेनी मोर साउंड्स। तभी एक और कॉलर कॉल करती है और वो बार बार कहने लगती है कि उसे किसी मेरी से बात करना है। हम जानते हैं दोस्तों कि ईवी अपने होने वाली बेटी का नाम मेरी रखने वाली थी। औरत बार बार यही बात रिपीट करती है, इनफैक्ट हम एक डिमोनिक वॉइस को सेम बोलते देखते हैं। देन एक दूसरी औरत का कॉल आता है जो कि हंसते हुए कहती है कि तुम्हें एबी जाओ को नहीं बुलाना चाहिए था, एटलीस्ट तुम्हें 10:30 रिकॉर्डिंग्स को तो नहीं ही सुनना चाहिए था, वो भी विचिंग आवर में, यानी कि 3 बजे। फिर वो हंसते हुए कहने लगती है कि वो अपने हाथ का पूरा खून चाट गई एंड ऐसी ही और भी कुछ क्रीपी बातें बोलती है। इस पॉइंट पे ईवी अपने ड्राइंग्स जोड़ने लगती है जो कि किसी डीमन की लगने लगी थी। देन आता है एक फाइनल कॉल जो कि अगेन कोई रैंडम लेडी की थी जिसका नाम एबी था और वो ईवी और जस्टिन से मदद मांगती है। एबी कह रही थी कि वो अपने बच्चे को संभाल नहीं पाती, बेबी हमेशा रोता रहता है। एबी की बातें सुन के ऐसा लगता है मानो वो अपने बच्चे को निपटाने का सोच रही है और ऐसे में जस्टिन और ईवी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेलीफोन वॉइस पे हम पानी भरने की आवाज सुनते हैं, व्हिच मींस एबी गलत कदम लेने वाली थी। तभी एकदम से ईवी कहती है कि वो अपनी माँ को खत्म कर दी। जी हाँ दोस्तों, ईवी कहने लगती है कि उसकी माँ हमेशा उसका ख्याल रखती थी, लेकिन जब ईवी की माँ को उसकी जरूरत थी तो ईवी अपनी माँ के लिए बैठ के बेड साइड प्रेयर्स तक नहीं पढ़ी। वो बस अपनी माँ को बहाने देती थी कि शी वाज बिजी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। एबी इस बात से काइंड ऑफ रिलेट करती है, लेकिन तभी एक डिमोनिक वॉइस कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर एकदम से बैंगिंग साउंड आती है और बेबी की वॉइस भी रुक जाती है। ईवी देखती है कि उसका पूरा घर लाल हो गया था और टीवी पे वही आई फील वंडरफुल वाला ब्लॉग प्ले हो रहा था। टीवी का प्लग निकालने पे भी टीवी बंद नहीं होता। इनफैक्ट ईवी नोटिस करती है कि उसकी सारी क्रेयॉन ड्राइंग मिलके एक डीमन बनाई थी जिसके आसपास कई बच्चे खत्म पड़े थे। ऑफ कोर्स ये डीमन एबिजाऊ ही होगी। ईवी का किचन सिंक चल रहा था जिसे वो बंद करती है। देन किचन पूरा गंदा था, इनफैक्ट घर की सारी लाइट्स फ्लिकर करके फूट रही थी। ईवी मदद के लिए जस्टिन चिल्लाती है और लाइन पे जस्टिन अभी भी था। इसके बाद ईवी के घर में जोर जोर से चैंटिंग शुरू होती है, which was ओजिएबा इन ए मॉक। घर के दीवार पे क्रेयॉन से ड्राइंग थी जिसमें वही डीमन दिख रही थी जिसके आसपास बच्चे समाप्त पड़े थे। ईवी अपनी माँ के रूम में जाती है जहाँ उसकी माँ बिस्तर पे नहीं थी। बिस्तर पे तो वर्जिन मेरी की स्टैचू रखी थी और ईवी की माँ सामने वाले बाथरूम में खड़ी थी। यहाँ बीच में हमें एक मिली सेकेंड्स का कट दिखाया जाता है जिसमें ईवी के हेड पे प्लास्टिक बैग भी था। देन ईवी की माँ बाथरूम में से अजीब तरह से पीछे चलते हुए आती है जिसे देख ईवी मामा चिल्लाती है। फिर हम ईवी की आवाज सुन पाते हैं जहाँ मोस्टली वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो मामा मामा चिल्ला रही होती है और हम किसी के टीथ चैटर की आवाज सुनते हैं, मतलब वही वॉइस क्लिक आवाज थी ना, सेम। इनफैक्ट हम एक बच्चे को रोते हुए भी सुनते हैं। ईवी विस्पर करती है सेइंग कि जस्टिन कुछ तो गड़बड़ है। फिर ईवी की आवाज डिमोनिक होने लग जाती है और वो कहने लगती है कि वो बहुत कोल्ड फील कर रही है। फिल्म के फाइनल डायलॉग में ईवी डिमोनिक वॉइस में ओजिएबा इन ए मॉक बार बार बोलती है। इनफैक्ट उसकी आवाज पूरी तरह से चेंज होकर डिमोनिक हो जाती है। यहीं पे फिल्म खत्म होती है। ना फिल्म के क्रेडिट्स में लंदन ब्रिजेस फॉलिंग डाउन वाली म्यूजिक बजती है। तो दोस्तों ये थी द
अंडरटोन फिल्म की कहानी एंड आई नो कि अभी आपके मन में कई डाउट्स होंगे, इसलिए अब मैं इस फिल्म से जुड़ी थियरीज पे बात करूंगा ताकि जितना हो सके मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर पाऊं। देखो, ये फिल्म देखने में एक सिंपल हॉन्टेड पॉडकास्ट स्टोरी लगती है, लेकिन इसकी सरफेस के नीचे बहुत कुछ छुपा है। डायरेक्टर इयान टुआसान खुद कह चुके हैं कि ये फिल्म उनकी पर्सनल जिंदगी से इंस्पायर्ड है, जहां पैंडेमिक के टाइम वो अपने टोरंटो वाले पेरेंट्स के घर शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनकी माँ और पापा दोनों टर्मिनल कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी माँ 2021 में चल बसी और 2.5 साल बाद उनके पापा भी। इस दौरान वो बहुत ज्यादा शराब पी रहे थे और साथ ही ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे। तो जब हम ईवी का कैरेक्टर देखते हैं तो हम एक्चुअली डायरेक्टर का ही रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। फिल्म की शूटिंग भी डायरेक्टर के अपने चाइल्डहुड होम में ही हुई थी। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि ये फिल्म हॉरर की आड़ में एक ग्रीफ और गिल्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। वैसे इस फिल्म को समझने के दो तरीके हैं और दोनों ही वैलिड हैं। पहला तरीका है सुपरनैचुरल एंगल, यानी एबी जाओ एक रियल डीमन है जो ऑडियो फाइल्स के थ्रू घर में एंटर करी। वो पहले माइक और जेसा को खत्म कर चुकी होगी, फिर ईवी तक भी पहुंच गई। इस इंटरप्रिटेशन को लिया जाए तो घर में जो कुछ हो रहा था, जैसे स्टैचू का मूव करना, लाइट्स का फ्लिकर करना, माँ का कोमा से उठना, सब कुछ रियल था। लेकिन फिल्म को समझने का दूसरा तरीका है साइकोलॉजिकल एंगल, यानी असल में कुछ सुपरनैचुरल हुआ ही नहीं। सब कुछ ईवी के दिमाग का खेल था जो सुपरनैचुरल लग रहा था। डाइंग मदर का स्ट्रेस, अनवांटेड प्रेगनेंसी, कैथोलिक गिल्ट, इंसोम्निया, एंजाइटी मेड्स और प्रेगनेंसी में भी अल्कोहल, इन सब ने मिलकर ईवी को एक साइकोटिक ब्रेक की तरफ धकेला। इनफैक्ट फिल्म सजेस्ट करती है कि ईवी शायद अबॉर्शन करी होगी एंड इसका गिल्ट भी उसके मन में था। तो यही मेन दो एक्सप्लेनेशन है जिससे फिल्म क्लियर हो जाती है। लेकिन अब दोस्तों हम काफी डीपर मीनिंग में घुसने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होगा। तो इनकेस आपको वीडियो बंद करना है आप यहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस डिस्कशन में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से आप वीडियो को देखिएगा क्योंकि अब हम कुछ डीपर मीनिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सरफेस लेवल पे ये फिल्म एक डीमन एबी जाओ की हॉन्टिंग की कहानी लगती है, लेकिन असली हॉरर केयर गिविंग, ग्रीफ और इनहेरिटेड बिलीफ सिस्टम्स की एक्सप्लोरेशन है। ईवी का अपनी रिलीजियस माँ से टेंस्ड रिश्ता, साथ में अपने खुद के प्रेगनेंसी का रेवलेशन, ये एक ऐसी थीमेटिक नोट बनाता है जिसे ये फिल्म लगातार टाइट करती ही जाती है। यहाँ मदरहुड को आइडियलाइज नहीं किया गया है, इसे फ्रॉड, एग्जॉस्टिंग और टेरिफाइंग दिखाया गया है। फेथ को सैल्वेशन की तरह नहीं बल्कि एक अनरिजॉल्व्ड इनहेरिटेंस की तरह दिखाया गया है, कुछ ऐसा जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। दोस्तों सिंपल भाषा में कहा जाए तो एबी जाओ असल में कोई डीमन नहीं है, वो तो ईवी के अंदर का गिल्ट, शेम और फियर का एक मैनिफेस्टेशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल पे बात करते हैं एंड वो है ईवी का नाइटमेयर, जिसमें वो सीढ़ी से गिरती और उसके हाथ में खून लगा हुआ था। ये फिल्म का सबसे बड़ा क्लू है और यही असली कहानी बोलती है। देखो, सरफेस पे ये सिर्फ एक स्केरी ड्रीम लगता है, लेकिन गहरा मतलब ये भी है कि ईवी का बच्चा नहीं बचा। सीढ़ी से गिरना और हाथ में खून, ये मिसकैरेज का डायरेक्ट सिंबल है। या तो ये प्रीमोनिशन थी जो आगे होने वाला था, या फिर ये ईवी के सबकॉन्शियस में बैठा हुआ डर था कि उसका बच्चा नहीं बचेगा, या फिर शायद ईवी वाकई में अबॉर्शन करवा ली हो तो वही ये चीज डिपिक्ट कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि ईवी खुद डीप डाउन बच्चा नहीं चाहती और वो अबॉर्शन क्लिनिक की अपॉइंटमेंट तक ले चुकी थी। इसलिए जब एंडिंग में फ्लैशिंग इमेजेस में ईवी प्लास्टिक बैग के साथ दिखती है और सीढ़ी से गिरने की आवाज आती है तो ये विजन सच हो जाता है। ईवी का बच्चा, ईवी की माँ और खुद ईवी तीनों उस रात चले गए। एबी जाओ ने अपना काम पूरा कर दिया या ईवी के गिल्ट ने। इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर है कि आप डीमन में मानते हैं या फिर साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में, और आप क्या मानते हैं वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। एक और डीप थ्योरी ये है कि अंडरटोन रिलीजियस ट्रॉमा के बारे में है और कैसे ये ईवी को खुद को जज करने पे मजबूर करती है और अपने चॉइसेस को डिमोनिक समझने लगती है क्योंकि वो ऐसी जिंदगी नहीं जी रही जिसको उसकी माँ प्रूव करेगी। ये सब गिल्ट, फियर और ऑब्लिगेशन है। ये फिल्म मौत और एम्बिग्यूअस लॉस के बारे में भी है, जब मौत आने से पहले ही अपनों का एक हिस्सा चला जाता है। ईवी के लिए उसकी माँ की मौत साइलेंट ट्रीटमेंट जैसी लगती है, एज इफ वो अपने शब्द जानबूझ के रोक रही हो। इसलिए फिल्म के अंदर हम बार बार रिलीजियस आइकोनोग्राफी देखते हैं, जैसे वर्जिन मेरी की स्टैचू, क्रॉसेस, हेल मेरी प्रेयर। ये सब ईवी के अंदर बैठे कैथोलिक गिल्ट के सिंबल्स हैं। जब ईवी प्रेग्नेंट होती है और अबॉर्शन कंसिडर करती है तो उसकी कैथोलिक अपब्रिंगिंग उसे ये सोचने में मजबूर करती है कि वो एक डीमन बुला रही है। एबी जाओ का कैरेक्टर इसलिए परफेक्ट फिट है। डायरेक्टर ने खुद कहा है कि वो एक ऐसी एंशिएंट फोकलोर की डीमन ढूंढना चाहते थे जो बच्चों को खत्म करती थी। इस डीमन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से वीडियो के अंदर बता ही चुका हूं, तो उसे मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। ओवरऑल फिल्म में ये दिखाया गया है कि जब एक औरत मदरहुड को लेकर कॉन्फ्लिक्टेड होती है तो सोसाइटी और रिलीजन उस कॉन्फ्लिक्ट को डिमोनिक पोजीशन के लेंस से देखता है। अब इस फिल्म में राइम्स का भी इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया गया है। बाबा ब्लैक शिप और लंदन ब्रिजेस फॉलिंग डाउन, ये दोनों राइम्स की असली हिस्ट्रीज भी डार्क है। बाबा ब्लैक शिप को 1275 के मीडिएवल इंग्लिश वुल टैक्स ग्रेट कस्टम से जोड़ा जाता है, जहां फार्मर को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन फिल्म में जो दिखाया गया है, यानी किसान की फैमिली स्टार्व करके खत्म हो जाती है, ये ज्यादा ट्विस्टेड वर्जन है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये राइम ईवी की माँ ने उसे बचपन में सुनाई थी और अब वही राइम ईवी अपनी माँ को सुना रही है। ये साइकिल ऑफ केयर गिविंग का सिंबल है, यानी कि जो माँ बचपन में उसका ख्याल रखती थी अब ईवी उनका ख्याल रख रही है। लेकिन फिल्म इस इनोसेंट एक्ट को भी करप्ट
कर देती है। इनफैक्ट ईवी कहती भी है कि वो चाहती है कि ये सब जल्दी खत्म हो, यानी ईवी अपनी माँ का ख्याल रख के इतना परेशान हो गई थी कि वो चाहती थी कि अब उसकी माँ नहीं ही बचे। इस बात का भी ईवी को कहीं ना कहीं गिल्ट था। नाउ चिल्ड्रन राइम्स पे फिर से आते हैं तो ये फिल्म में एक मेटाफर है ईवी के बचपन के कंडीशनिंग की। कैथोलिक आइकोनोग्राफी, बचपन की ड्राइंग्स और नर्सरी राइम सब प्लॉट में इस तरह घुसते हैं जो डीपली पर्सनल और कॉस्मिकली मैलिशियस दोनों फील होते हैं। जो चीजें बचपन में इनोसेंट और सेफ थी जैसे माँ, राइम्स, प्रेयर, वही चीजें अब डिमोनिक फॉर्म ले रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ईवी अपनी माँ की एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर पाई। जब राइम्स उल्टा बजती हैं तो उनमें लुक एंड लिक ऑल ब्लड सुनाई देता है। मतलब ऐसे ही बहुत सारी चीजें। तो ये ईवी के दिमाग में छुपे उस डार्क वॉइस का मेटाफर है जो उसे कॉन्टिन्यूअसली बोलती है कि तू बुरी बेटी है, तुम बुरी माँ बनोगी, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। नाउ एक और क्वेश्चन है, जस्टिन और ईवी को ऑडियो फाइल्स किसने भेजा है? ये फिल्म का एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है जिसका क्लियर आंसर फिल्म नहीं देती है, लेकिन क्लूज से हम कुछ थियरीज बना सकते हैं। ईमेल एक अजीब एड्रेस से आया था और सब्जेक्ट लाइन थी लोल बिवेयर ऑफ लिसनिंग टू ऑल और टेक्स्ट था अटोनमेंट एट टेनेट। इंटरेस्टिंगली ये पॉसिबल एक्रोस्टिक दोनों अटोनमेंट और टेनेट स्पेल करता है। दोस्तों अटोनमेंट का मतलब होता है अपने पाप या गिल्ट की रिपरेशन और टेनेट का मतलब है कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ या प्रिंसिपल। ये दोनों शब्द मिला के एक ही मैसेज देते हैं विच इज कि लिसनर अपनी गलतियों का हिसाब देने वाला है। अब सबसे पॉपुलर थियरी तो यही है कि ये फाइल्स एबी जाओ ने खुद भेजे हैं, क्योंकि फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि सेंडर का ईमेल एड्रेस ऊजी बाय इन अमोक था जो रिवर्स में कम इन एबी जाओ बनाता है, यानी ईमेल खुद एक इन्विटेशन था। जैसे 10th रिकॉर्डिंग में एबी जाओ वेट्स फॉर हर विक्टिम्स टू हियर हर, वैसे ही ये ईमेल भी उस 10th रिकॉर्डिंग का जाल था। कोई भी इस ईमेल को खोले और रिकॉर्डिंग सुने वो ट्रैप में फंस ही जाएगा। इसलिए माइक और जैसा भी शिकार हुए थे और अब उन्होंने या एबी जाओ ने रिकॉर्डिंग्स आगे भेज दी। एक और थियरी ये है कि ये रिकॉर्डिंग्स एक वायरल कर्स की तरह है, जैसा हमने रिंग के अंदर देखा था ना, वीडियो टेप था वैसा कुछ। जो भी उसे सुनता है वो नेक्स्ट विक्टिम बनता है। इसलिए जस्टिन और ईवी का पॉडकास्ट ही इस कर्स का परफेक्ट डिलीवरी सिस्टम है, क्योंकि हजारों लोग एक साथ ये सुने होंगे। लेकिन हाँ, मैं पर्सनली इस थियरी में नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा एंगल साइकोलॉजी की तरफ ज्यादा है। अब कुछ छोटी छोटी बातें देखते हैं जो फिल्म को और गहरा बनाती है। पहला, वर्जिन मेरी की स्टैचू का बार बार जगह बदलना। दोस्तों ये एक पावरफुल सिंबल है। वर्जिन मेरी कैथोलिक रिलीजन में एक आइडियल मदर की इमेज है, एक ऐसी औरत जो पाप के बिना माँ बन गई। ईवी ने नाम भी सोचा था कि बेटी हुई तो मेरी रखेगी। ये स्टैचू बार बार ईवी के सामने आती रहती है क्योंकि ये उसकी कैथोलिक गिल्ट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। ये उसे याद दिलाती रहती है कि वो मेरी जैसी प्योर नहीं है क्योंकि वो अबॉर्शन सोच रही है। दूसरी बात, ईवी का पॉडकास्ट नेम भी था द अंडरटोन। ये टाइटल खुद मल्टी लेयर्ड है। अंडरटोन का मतलब होता है एक ऐसी आवाज जो सरफेस के नीचे हो, जो सुना तो नहीं जाता लेकिन फील होता है। फिल्म में कांस्टेंट पुश एंड पुल है गुड और ईविल के बीच, और टाइटल ही सजेस्ट करता है कि इन दोनों के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। यानी ईवी जो अंदर फील कर रही है, वो गिल्ट, वो फियर, वो शेम, वही उसका अंडरटोन है जो अब बाहर आ रहा है ऑडियो फाइल्स के थ्रू। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एंडिंग में आखिर क्या हुआ। फिल्म का अंत कुछ ऐसे होता है जहां फाइनल रिकॉर्डिंग बजते ही ईवी अपने ही बनाए नाइटमेयर में फंस जाती है और एबी जाओ घर में एंटर कर जाती है। लेकिन अपने फाइनल मोमेंट्स में अंडरटोन ब्लैक होके कट होती है और ऑडियंस को सिर्फ आवाज के जरिए डिसाइड करना होता है कि क्या हो रहा है। हम स्क्रीमिंग सुनते हैं, ईवी मामा को पुकारती है और कुछ स्ट्रगल जैसी आवाज जो सीढ़ियों से गिरने पे खत्म होती है। तो क्या ईवी और उसकी माँ दोनों समाप्त हो गई? क्या पजेस्ड मामा ने अपनी बेटी को खत्म कर दिया? क्या ईवी साइकोटिक ब्रेकडाउन में सीढ़ी से गिर गई? ये सारे क्वेश्चन जानबूझ के अनआंसर्ड छोड़े गए हैं। लेकिन अगर आप हॉरर एंगल पे जाओ तो सब लोग खत्म हो गए, वहीं साइकोलॉजिकल एंगल पे जाओ तो ईवी की माँ ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, ईवी अबॉर्शन भी करा चुकी है और शायद इस गिल्ट में वो भी समाप्त हुई। तो हाँ, यहाँ आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तभी तो एंड में ईवी कम इन एबी जाओ बोल रही थी, मतलब उसका उल्टा बोल रही थी, विच क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि डीमन अब अंदर आ चुका है और जो बुरा होना था वो हो चुका है। एक और पावरफुल इंटरप्रिटेशन ये है कि फ्लैशिंग इमेजेस में हम ईवी को प्लास्टिक बैग के साथ देखते हैं, सेम जैसे माइक जैसा खत्म हुए थे, और उसकी माँ भी शायद अपनी बेटी को खत्म करने के बाद खुद को भी खत्म कर देती है। इसका मतलब यह है कि ईवी शायद खुद को चोट पहुंचाई, एज एबी जाओ की पुरानी विक्टिम्स भी ऐसा ही करती थी। दोस्तों ये इंटरप्रिटेशन इसलिए तकलीफ दे है क्योंकि इसका डीपर मीनिंग ये है कि ईवी अपने मदरहुड के डर में इतनी डूब गई कि उसने अपने आप को खत्म किया, सेम जैसे रियल लाइफ में पोस्टपार्टम साइकोसिस की विक्टिम्स कई बार करती हैं। कई लोग इसे रियल लाइफ एंड्रिया येट्स के केस से कंपेयर करते हैं, जिसने अपने 5 बच्चों को बाथटब में समाप्त किया था क्योंकि उसे डिमोनिक वॉइस सुनाई देती थी जो कह रही थी कि वो बुरी माँ है और बच्चों को बचाने के लिए यही करना होगा। ये एक्चुअल रियल वर्ल्ड फेनोमेनन है। तो फिल्म एक तरह से मेंटल इलनेस, पोस्टपार्टम साइकोसिस और रिलीजियस ट्रॉमा का हॉरर वर्जन है। नाउ एक फाइनल थियरी ये है कि फिल्म एक्चुअली एक अनरिलायबल नैरेटर का केस है।
हम बस ईवी की पीओवी से सब देख रहे हैं और वो क्लियरली एंग्जाइटी मेड्स ले रही थी, देन वो अल्कोहल पी रही थी, प्रेगनेंसी के दौरान रात भर जाग रही थी। तो शायद जो कुछ हम देख रहे हैं वो उसके दिमाग का खेल है, असलियत क्या है ये हमें पता ही नहीं। ये सब ईवी का गिल्ट उसके दिमाग में रिप्ले हो रहा है। तो दोस्तों ये थी द अंडरटोन की थियरीज एंड डीप एनालिसिस। फिल्म बिल्कुल एम्बिगियस है और हर व्यूअर इसे अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकता है और शायद यही फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। अगर आपकी कोई अपनी थियरी है तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।